नबील आवाज आ रही है? नबील, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस। चलिए, तो हम यहाँ से शुरू करें कि 6 कार्बन शुगर जो बना था फोटोसिंथेसिस में, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वहीं से बात शुरू हुई है। ये मैक्रोमोलिक्यूल है। किसके मैक्रोमोलिक्यूल है? मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो ये कौन है? ये है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो 6 कार्बन बना है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, ये क्या कर रहा है? ये पहले टूटेगा। ये भला क्यों तोड़े? 6 के 6 क्यों नहीं रहने दें? इसको तोड़ना इसलिए जरूरी है कि इसमें इसको यूज करेंगे, तोड़ के एटीपी बनाएंगे, तोड़ के हम एटीपी बनाएंगे। एटीपी क्या है? एनर्जी पैकेट्स है, यानी एनर्जी है हमारा। अच्छा, क्यों कर रहे हैं हम लोग? ओवरऑल प्रोसेस अगर आप याद करें कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यही हुआ था ना। फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन है, अब इसमें जो है ना, ये क्या हो रहा है कि यूजेबल एनर्जी बन रहा है। कैसे? सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही है 3 तरह से हो रही है। पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस, यानी सेल रेस्पायर करता है 3 स्टेजेस के थ्रू। पहला स्टेज ग्लाइकोलिसिस, अभी सिर्फ नाम याद रखें, ग्लाइकोलिसिस। ठीक। दूसरा स्टेप क्या है? कर्व साइकिल। कर्व साइकिल का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, लेकिन कर्व के नाम पे है, कर्व के ना इसका बंदा था, उसके नाम पे क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तीसरा भी एक स्टेज है, और तीसरा स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। 3 स्टेप में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। पहले स्टेज में होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरे स्टेज में होता है क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल, तीसरे स्टेज में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तो 3 अभी हमने सिर्फ नाम जाना है। अब हम आ रहे पहले स्टेप की तरफ, यानी ग्लाइकोलिसिस में सेल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप। ग्लूकोज जो बना था उसमें ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्रेब साइकिल हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है। इस सब के नतीजे में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी। यानी पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन की साइकिल है कि जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, उसका उसमें 3 स्टेज आए हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इनकी और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्मेशन हुई। अब हम पहला स्टेज जिसको हमने ग्लाइकोलिसिस कहा है, उसको देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या चीज है? ग्लाइकोलिसिस का ये पिक्टोरियल देखें, इक्वेशन देखें। इसमें क्या इक्वेशन में ना, जो जीनियस बच्चे इक्वेशन से सब कहानी समझ जाएंगे। ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन कहाँ से आए? ये 6 कार्बन फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे। इसको ब्रेक डाउन किया गया। अगर मैं आपको कोई लकड़ी का टुकड़ा दे दूं और कहूं कि भाई इसको तोड़ो, तो आप क्या ऐसी तोड़ देंगे? वो कराटे वाली लकड़ियां तो अलग से होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि बंदा हाथ से तोड़ देता है। आपने देखा था फिरदौस आशिक अमान ने तोड़ा था मार्बल के टुकड़े, देखा था टीवी पे आप लोगों ने? हैं? नहीं मिस वो देखा? बस ड्रामा था, वो सिर्फ ड्रामा था। हाँ, ड्रामा था। तो उसने हाथ से यस मिस। तोड़ दिया था ना, हाथ से ना। उसने कहा था मैंने तो अपोजिशन को याद करके तोड़ दिया, वो इतना गुस्सा यानी वो दिखाना चाह रही थी। एनी हाउ, तो अगर मैं आपको कहूँ, मैं आपको ना 1 फुट का लकड़ी ला के दूँ, ना कहूँ कि भाई इसको तोड़ दो, तो मैं आप कहेंगे कि मिस तोड़ने के लिए कुछ हथौड़ी कुछ तो देना, तोड़ने के लिए कैसे तोड़े? नहीं तोड़ पाएंगे ना, आपको कुछ चाहिए कुछ। हमारी हड्डी टूट जाएगी मिस उससे। हाँ, मजबूत लकड़ी दूंगी ना, तो आप नहीं तोड़ सकेंगे, आपको तोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो लाइकली यहाँ पे 6 कार्बन है, कोई मामूली बात नहीं है, 6 कार्बन की बॉन्डिंग है। अब इस बॉन्डिंग को आप कैसे तोड़ेंगे? भाई ऐसे थोड़ी टूट जाएंगे कि आप फूंक मार दो और टूट जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे, और ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ बने थे? आपको याद है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो बना था, वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। और एटीपी जो है ना, वो जब इस्तेमाल होने जा रहा होता है तो उसको एबीपी में कन्वर्ट होना होता है।
एटीपी एटीपी के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में। और इसी तरह से एडीपी जो है ना वो स्टोर कभी नहीं होता, एडीपी स्टोर नहीं होता। एटीपी को अगर स्टोर होना है तो वो पहले एटीपी में कन्वर्ट होगा फिर स्टोर होगा, ये बात याद रखना है। तो ये जो 6 कार्बन एटम को तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए जो टूल इस्तेमाल हुआ है वो एटीपी इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी पैकेट है, देखिए ना एनर्जी का निशान, ये सनलाइट नहीं है, ये एनर्जी का निशान है। पहले ना केएससी का यही निशान होता था, अब केई ने इसको चेंज कर दिया। ये मैंने ना एनर्जी दिखाने की कोशिश की है। तो ये एटीपी, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और ये कन्वर्ट होंगे 2 एटीपी में। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? 6 कार्बन को तोड़ने में। कैसे तोड़ेगा इसको? 3-3 में तोड़ेगा इसको। इसको कहा गया है कि भाई 6 को ना 3-3 में तोड़। तो देखिए ये 3-3 में टूट गए। अब 3-3 में तो टूट गए ना, तो फिर क्या हुआ कि अब फॉर्म हो गए ये एडीपी। एडीपी 4 एडीपी जो है ना 4 एटीपी फॉर्म कर देगा, क्योंकि जब टूटा, जब कुछ टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज हुई और 4 एटीपी जो है ना 4 एटीपी में फॉर्म हो गए। ठीक है। और इसी तरह से 2 एनएडी निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ना 2 NADH में आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो जो 3-3 कार्बन बने ना, 6 से आपने 3-3 में तोड़ा, ये असल में जो है ना पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कहलाते हैं। 3-3 कार्बन एटम जो है वो इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, 3 ऊपर 3 नीचे। तो ये है पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बने। पायरुविक एसिड का पूरा फॉर्मूला आपको लकीली नहीं याद रखना है ना लिखना है, बस 3-3 कार्बन ऊपर नीचे करके लिखेंगे, बस आपका मार्क्स, आपके मार्क्स हो गए। तो ये देखेंगे, तो आपका पिक्टोरियल एनालिसिस है पूरा ग्लाइकोलिसिस का कि क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर भी क्या हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये सारा ये साइटोप्लाज्म में हुआ है। और इसमें जो है ना ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के आपने वो स्टेप पूरा कर लिया। और प्रोडक्ट में आपको क्या मिला है? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल गए ना, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन गए। कहाँ से बने? 6 कार्बन जो है ना वो कन्वर्ट हुआ, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले ग्लाइकोलिसिस में। दूसरा क्या हुआ, जो 6 कार्बन थे ग्लूकोज के वो कन्वर्ट हो गए 3 कार्बन में। और ये पायरुवेट्स कह लें, ये पायरुविक एसिड कह लें, एक ही बात है। और क्या हुआ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन है ये कंबाइन हो गए ऑर्गेनिक आयन के साथ, और उन्होंने NAD को NADH में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, समरी अगर हम देखें तो इन क्या हुआ, ग्लूकोज था, इन में हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था। कितना ग्लूकोज था, यानी कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। एटीपी कितना आपने यूज किया था? 2 एटीपी यूज किया था। बना क्या, आउट क्या हुआ इसमें से? 2 पायरुवेट यानी 3 कार्बन हुए 2 तरफा, और 2 NADH हुआ, और नेट रिजल्ट में आपके पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। ठीक है, ये हो गया इसका। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं क्रेब्स साइकिल। अब वो ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया, ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया कि उसको रिकैप करें। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक। क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ग्लाइकोलिसिस को क्लियर करें। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ब्रेकिंग डाउन हुई थी। किसकी ब्रेकिंग डाउन हुई थी? 6 कार्बन जो बने थे ग्लूकोज में, ठीक है ना, उसकी ब्रेक डाउन हुई थी और 3-3 में कन्वर्ट हुआ था। 3-3 में कन्वर्ट हो गया, 2 पायरुविक एसिड बना था, ठीक है ना। और उसमें यूटिलाइज हुआ था एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए थे, और उसने 2 एटीपी में कन्वर्ट होकर उसको यूज किया, और नेट रिजल्ट में हमारे पास NADH बना और 2 एटीपी मॉलिक्यूल आया था। और NADH 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी बना था। अब क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में देखते हैं क्या हो रहा है। क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक एसिड आपने बनाया था ना ग्लाइकोलिसिस में, उसकी ब्रेकिंग होगी, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कौन सा एसिड है? जो
6 कार्बन को आपने 3 में तोड़ा था, वो पायरुविक एसिड है आपका। उसकी ब्रेक डाउन होगी, कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है। और क्या होगा? तो दो आपके जो पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटिक एसिड में, यानी 2 कार्बन। और थर्ड कार्बन, जो 3 कार्बन थे ना भाई, 3 कार्बन थे, तो दो तो बन गए, दो ने बना दिया एसिटिक एसिड, तीसरा कार्बन कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये बात समझ में आ रही है? ग्लाइकोलिसिस में आपने नहीं समझ पायरुविक में आ रहा है एसिड मिस। बनाया था, दो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और ये टर्म वगैरह समझ में नहीं आ रही। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ऑर्गेनेल है। ये हमने सेल पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था, ये ऑर्गेनेल है। इसको भी खास मेम्ब्रेन में रैप किया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम इसमें आगे दिया है, मैंने अभी दिखाती हूँ। ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में मौजूद है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या हमारे पास मिला था? ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 3 कार्बन, यानी कि पायरुविक एसिड मिले थे, यानी पायरुवेट। पायरुवेट का मतलब 3 कार्बन। तो 3 कार्बन ब्रेक डाउन होंगे, किसमें ब्रेक डाउन होंगे? 2 यूज हो जाएगा एसिटिक एसिड बनाने, 2 कार्बन, एक बच गया। जो एक बच गया ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो 3 में कन्वर्ट हुए थे, 6 से 3 हो गए थे, उसमें से 2 बना देगा एसिटिक एसिड, और तीसरा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के काम आ जाएगा। अब ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये कंबाइन हो जाएगा एक कोएंजाइम से। एंजाइम की टाइप है एसिटाइल कोएंजाइम, CoA। ये CoA को ना आप इसी तरह लिखेंगे, O स्मॉल है, देखें CO स्मॉल है और C और A कैपिटल है। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होगा, ठीक। ये इसका रिएक्शन है। ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड ने जो है एसिटाइल कोएंजाइम्स बना दिया, ठीक। अच्छा, अब क्या हो रहा है? समरी क्या है इसका? इनमें क्या जा रहा है कि पायरुविक एसिड से आपके पास NAD था, एसिटाइल कोएंजाइम बना आपके पास, और रिएक्शन में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला है? NADH मिला, और एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक। अब ये हो गया, आगे चले हम। जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, उसका दूसरा स्टेप क्या है? उसके दूसरे स्टेप में क्या होने जा रहा है कि जो सेकंड स्टेप हमारा सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल है, इसमें क्या हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं सब्सटेंस को, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी सब्सटेंस है वो मैट्रिक्स कहला सकता है, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है क्रेब्स साइकिल। अच्छा, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2 ATP मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन से बने हैं, ये कंबाइन होंगे 4 कार्बन से, और जब ये 2 4 से कंबाइन होंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 6 कार्बन बनेंगे। तो ये 6 कार्बन बना के सिट्रिक एसिड बनाएगा। अभी जो 6 सिट्रिक एसिड बना है, ये चेंज हो जाएगा 5 कार्बन में और 4 कार्बन, और ये भी क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ना वो रिमूव करेगा, और NAD जो है ना, F और FAD ये पिक करेगा एनर्जी जो कि रिलीज होगी ब्रेन चेंजिंग में। जब 6 कार्बन 5 में टूटेंगे या फिर 4 में टूटेंगे, तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, अब वो यूज करेंगे। NAD जो है NADH हो जाएगा, FAD जो है FADH हो जाएगा। इस तरह के साइकिल जो है ना, हमेशा 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना के एंड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आखिरी जो स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, थोड़ा अंदर की तरफ होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जबकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ था। इसमें क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है। एनर्जी क्या? यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? टोटल 32 ATP मॉलिक्यूल्स जो है ना वो फॉर्मेशन हो जाएगी, 32 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
और ऑक्सीजन कंबाइन होगा दो हाइड्रोजन के साथ, और जब दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा ऑक्सीजन तो नेचुरली वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये एक्सेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर कम्स फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन, और वाटर के नतीजे में सेलुलर रेस्पिरेशन आएगा। देखिए पूरा प्रोसेस है, ग्लूकोज ने पहले ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पाइरुवेट एसिड हुआ, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, ट्रेपसाइक्लिन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमें क्या मिला था, दो एटीपी मॉलिक्यूल। ट्रेपसाइक्लिन के नतीजे में क्या मिला, दो एटीपी मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के नतीजे में हमें क्या मिला, 32 एटीपी मॉलिक्यूल। और इस तरह से इसको ऐड कर ले, दो दो चार, चार और 32 36 टोटल एटीपी मॉलिक्यूल है ना, वो हमें मिल गए। अच्छा अगर हम सोचें कि व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, तो क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन हो सकेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो प्रोसेस भी नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होगी, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, और ये सिंपल प्रोसेस होता है, फास्ट होता है, और ये प्रोड्यूस करता है स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब आप सोचेंगे हमें तो ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होता है रेस्पिरेशन में, तो ये कैसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो ये रेस्पिरेशन आप करते हैं उस वक्त करते हैं ना जब आप एक्सरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप तेज तेज सीढ़ी चढ़ रहे हो, वो सीढ़ी अगर सपोज करें इतनी लंबी है कि 1 मिनट तो लाजमी, आप नौजवान हैं आपको 1 मिनट तो लाजमी लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे आधे मिनट में तेज तेज पहुंच जाए, तो उसमें आप देखना तेज से दिखाई नहीं ना, तो उस वक्त आपकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप ठहरे ही नहीं कहीं, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप बगैर ऑक्सीजन के रेस्पायर करेंगे, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्सरसाइज, जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, इतना तेज से साइकिलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे, एक्सरसाइज इतनी तेज तेज कर रहे होते हैं कि आप जो है ना रुक नहीं पाते तेज से, तो फिर आपको वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और सबसे बढ़ के आपने एथलीट्स को देखा है, मैराथन में जो रेस एथलीट्स होते हैं वो इतना तेज दौड़ते हैं कि वो कहीं पे 1 सेकंड के लिए रुकते ही नहीं है, तो उनके सराउंडिंग में उनको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन जो करते हैं बगैर, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बगैर ऑक्सीजन के करते हैं, तो ऐसा जो रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और ऑन द वैसे अदर एक सवाल है, हाँ बोले। बस ऑक्सीजन तो होता है, जितना हमारे अंदर ऑक्सीजन होता है हम उस हिसाब से भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जहाँ स्टॉप हो जाते हैं फिर हमें नीड होती है ऑक्सीजन की। तो इसी तरह से हो गया ना, ये एटीपी वाला हो गया कि हमारे पास एनर्जी जो है हमारे पास होती है, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जब खत्म हो जाती है फिर नीड होती है, मतलब ऑक्सीजन बैकअप पे तो होता है हमारे पास। हाँ बैकअप में होता है, अब आप जो चीज बैकअप पे है उसकी वो इस्तेमाल करने की एक लिमिट है ना, वो लिमिट आप एक्सीड कर दें, और ये एक्सीड हम कब करते हैं, मैराथन वगैरह में हम कर देते हैं। तो देखिए आप गौर करें, आप तो खैर आपने रेसिंग वगैरह, मैराथन नहीं तो रेसिंग तो बहुत की होगी अपनी लाइफ में, तो आपने देखा होगा जब आप भागना शुरू करें, आप सपोज करें कि आपको आपने रेस शुरू किया है 5 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का शुरू किया है, तो जब आप शुरू में दौड़ रहे हैं तो आप जो है ना आपकी ब्रीथिंग जो है ना वो टूटने लगी, पहले कम टूटी और उसके बाद तेज ज़्यादा टूटनी शुरू हो गई। और आपने देखा होगा जितने भी आपको वीडियो क्लिप देख लीजिए, अभी के अभी देख ले बेशक, कि कोई एथलीट अगर विन करता है तो जो वो रिबिन क्रॉस करके निकलता है ना, तो अपना हाथ ऊपर उठाता है, विन का सिंबल बनाता है, और फिर दूसरी बार दूसरे लम्हे वो हाथ में अपने ज्वाइंट्स में लाता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपने जैसे कहा कि एटीपी जो स्टोर में है वो यूटिलाइज हो गया बैकअप में, तो वो यूटिलाइज हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी आप भागे जा रहे हैं रेस में, तब क्या होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, क्योंकि हम आदि नहीं है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, लेकिन अब ज़रूरत ऐसी हो गई कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपको,
तो अब उसके नतीजे में जो है ना आपके जो ज्वाइंट्स है ना वहां पे एक एसिड फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है ना वो आपके ज्वाइंट्स को ना, अब आप देखिए अपने ज्वाइंट्स को मूव करें और हाथ रखें अपने नीज पे, हाथ रखें और अपने ज्वाइंट्स को मूव करें, तो आपको लगेगा एक कोई पुलिस है तो मूव कर रहा है, इसको जैम कर देगा। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा ना एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, वो एक एसिड प्रोड्यूस करेगा, उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, आपके जो नीज है उसके बोन्स को ना जाम कर देगा। तो वो जाम हो जाएगा तो क्या होगा, अब अगर ये नीज जाम हो जाए तो आप दौड़ पाएंगे नॉर्मल तरीके से, तेज नहीं दौड़ पाएंगे ना, दुखने लगेगा आपका। जैसे एथलीट्स भी जो है ना जब आखिरी मरहले पे होते हैं तो उनका लिए बहुत दुख रहा होता है, बहुत दर्द कर रहा होता है, तभी तो वो जीतने के बाद फौरन वही हाथ जो है ना अपनी नीज पे लाते हैं। तो क्या होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जाहिर है हमें 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 ये चाहिए नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ड्रॉबैक भी है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आपने देखा अगर आप एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे तो फिर आपकी सांस जो वो ठीक हो जाती है। सांस किस लिए टूटती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होता, किसी सेल को ऑक्सीजन मिला किसी को नहीं मिल पाया या कम मिला तो वो आपकी सांस टूटेगी, ब्रेथलेसनेस होगा। और जैसे ही आप रुक गए, नॉर्मल हो गए, ऑक्सीजन आपने सही से लेना शुरू कर दिया तो आपकी रेस्पिरेशन वो ठीक हो गई। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ये ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी मॉलिक्यूल कौन है, एटीपी है, एटीपी के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक, ये देखें ये रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस एटीपी बना, और ये फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें होती है ईस्ट में, जो हमारा डो कैसे राइस करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो फुला देता है ना हमारे मैदा को, हम भूल के रखते हैं। ठीक, अच्छा रिलीजिंग एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नो एडिशनल एटीपी फॉर्म, क्योंकि जाहिर है एटीपी कैसे फॉर्म होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं, कहीं एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। नो ऑक्सीजन लीड्स टू फर्मेंटेशन, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फर्मेंटेशन होगा, जैसे ईस्ट करता है। दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है एक, और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, प्लांट्स में होता है और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स में। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बना, हम रिकैप करें, दो पायरुविक एसिड बना था जो चेंज होगा लैक्टिक एसिड में। और समटाइम्स हैपन विद योर मसल्स क्रैम्प्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान भी कभी ऐसा होता है जब आपको क्रैम्प लग रहा हो तो आप समझ जाए कि आपके जो है ना लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होती है, ये बैक्टीरिया में होगी या फंगी में होगी, फंगी का मतलब यीस्ट जो डो बनाने में हम यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एंड प्रोडक्ट हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो हमें एंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और ये प्रोसेस यूज होगा, बियर बनाने में यूज होता है, वाइन में यूज होता है और दूसरे अल्कोहलिक बिवरेजेस जो भी ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज होता है। और जाहिर है आपको पता है हम लोग तो मुस्लिम है तो हम लोग दो बनाते हैं, ब्रेड, ब्रेड का भी दो ही बनता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का रिव्यू करें अगर हम लोग तो हमने समझा कि ये तीन स्टेज में कंप्लीट हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला स्टेज था ग्लाइकोलिसिस जिसमें दो एटीपी मॉलिक्यूल बने, दूसरा स्टेज था क्रेब्स साइकिल जिसमें भी दो एटीपी है, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें के 32 एटीपी मॉलिक्यूल बने। तो ये तीनों स्टेज जो है ना एक सेलुलर रेस्पिरेशन में हुआ है, और एक सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम एड अप करें एटीपी को तो हम देखते हैं कि दो और दो चार, चार और 32 जो है 36, यानी 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी फॉर्मेशन हो गई। ऐसा है कि नहीं, ये समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है? यस
हाँ बोलो। यस मैम। समझ में आया? हम्म। यस मैम, समझ में आ गया हमें। तो क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। अच्छा, कोई स्लाइड में कोई ऐसी स्लाइड है जो नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा बता दूं। ये समझ में आया था ना? कितना आसान है ना। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से मिला था? ये फोटोसिंथेसिस से मिला था। और उसके बाद ये हमने देखा अब ये जा रहे हैं ना सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ। तो 3 स्टेज में रेस्पिरेशन होगी। ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था? ब्रेक डाउन हुआ था ना। 6 कार्बन, ये 6 कार्बन टूटे थे 3 कार्बन। फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होगा और आखिर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलेंगे। एटीपी भी समझ में आ गया कि एटीपी हमारा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलना है, आगे और कुछ करने हैं हम लोग। डीएनए आरएनए फॉर्मेशन करने या अभी बस करना है? क्या करना है जल्दी बोले। 1:10 हुआ है। मिस बस कर दें। बस कर दें? अच्छा फिर मैं ले लेती हूँ। तो अर्शन है और नबील है, बस 2 ही लोग हैं अब। यस मिस। क्यों ऐसा क्यों है? गलती क्यों है? मिस पता नहीं मिस। मिस जब भी अरशान आते हैं ना तो बाकी बच्चे चले जाते हैं, लीव कर जाते हैं। क्यों भाई, मैं ऐसा क्या करता हूँ नबील भाई, बताइए जरा। पता नहीं, बस कोई यार लॉजिक है इसके पीछे। ना मिस इतना अच्छा समझा रही है, आप लोग ये तारीफ खुल के करें जरा, तब तो बच्चे आएंगे। मिस तारीफ बहुत करते हैं तारीफ मिस करते हम हैं आपके। आपकी। नहीं सही से नहीं करते, सही से करते ना तो लोग आते। मिस आते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं आए भी नहीं, आज तो कोई आया भी नहीं। नहीं आज तो पिछली क्लास में भी कोई भी नहीं आया था मिस, सब सो रहे हैं आज। मेरी क्लास मिस हम दोनों उठे हुए हैं। दूसरों को भी जगाए भाई। देखिए जी मिस। आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते मेरी अच्छे से? आप लोग तारीफ नहीं कर सकते जो भी मिस उसके लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या लेंगे बताएं? आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ना, केयू से मैं आपको दिलाऊंगी A ग्रेड। बस अच्छा ठीक बस है ठीक मिस, है। बस डन हो गया मेरा मिस। नबील का और अरशान का नाम याद रखिएगा।